नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ रुख करेंगे खबरों का। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उच्च शिक्षा को नई दिशा देने वाला एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। आपको बता दें कि इसमें निर्णय लिया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी चेवनिंग उत्तर प्रदेश राज्य सरकार छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी गई है। ये योजना प्रदेश के मेधावी छात्रों को यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने कैबिनेट के निर्णय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार की इस पहल के तहत हर साल उत्तर प्रदेश के 5 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को यूके के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से 1 वर्ष की मास्टर डिग्री के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। वहीं योगी कैबिनेट ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से 2 महत्वपूर्ण नीतियों को मंजूरी भी दी है। एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन मंत्री राकेश सचान ने निर्णय की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि दोनों नीतियों से न केवल औद्योगिक आधारभूत ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनाए जाएंगे। वहीं कैबिनेट ने ग्रामीण आबादी के दस्तावेजों को अपडेट करने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण आबादी अभिलेख विधेयक 2025 को मंजूरी दे दी है। ये विधेयक स्वामित्व योजना के तहत तैयार की गई घरौनियों यानी मालिकाना दस्तावेज में नामांतरण और संशोधन और अपडेट की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। योगी कैबिनेट ने 2 नए निजी विश्वविद्यालय यानी केडी विश्वविद्यालय मथुरा और बोधिसत्व विश्वविद्यालय बाराबंकी की स्थापना के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के तहत की जा रही है। ग्राफिक्स के जरिए अब आपको बताते हैं कि योगी सरकार ने किन किन प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। योगी कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई है। लंदन की डिग्री का सपना होगा साकार, छात्रों को यूनाइटेड किंगडम भेजा जाएगा छात्रवृत्ति पर। यूपी के छात्र अब यूके में एडमिशन ले सकते हैं यूनिवर्सिटीज में और मास्टर डिग्री हासिल कर सकते हैं। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी छात्रवृत्ति योजना को मंजूरी दी गई है। हर वर्ष 5 मेधावी छात्रों को चुना जाएगा और इनको यूके में मास्टर्स करने का मौका दिया जाएगा। युवा सशक्तिकरण की दिशा में ये एक सरकार का बड़ा कदम देखने को मिल रहा है। 2 नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को भी मंजूरी दी गई है। वहीं औद्योगिक आस्थान और लेदर फुटवेयर नीति को भी मंजूरी मिली है। ग्रामीण क्षेत्रों में नामांतरण और संशोधन की प्रक्रिया भी अब आसान की जाएगी। योगी कैबिनेट बैठक में कुल 19 प्रस्तावों पर मोहर लगा दी गई है और आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे अभी कि किन किन महत्वपूर्ण फैसलों को लिया गया है। 71वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में ललित कला अकादमी के राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी के 64वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है, जिसमें चित्रकला, मूर्तिकला और फोटोग्राफी जैसे विभिन्न विषयों की चयनित कलाकृतियों को प्रदर्शित किया गया है। इस वार्षिक कला प्रदर्शनी का उद्घाटन संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा किया गया है। देश भर से प्राप्त 5900 प्रविष्टियों में से 20 को ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, जिनमें कलाकारों के दृश्य कला में नवाचार और उत्कृष्टता को मान्यता देता है। वहीं राष्ट्रीय सम्मानित कलाकारों में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय की डॉक्टर कानुप्रिया को माननीय मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है। ये प्रदर्शनी 15 सितंबर तक जनता के लिए खुली रहेगी। बहराइच जनपद में हो रही वर्षा के बाद नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण जलभराव और बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो चुके हैं।
इसको देखते हुए प्रदेश के कृषि मंत्री और जनपद बहराइच के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जिलाधिकारी अक्षय त्रिपाठी, पुलिस अधीक्षक रामनयन सिंह, मुख्य विकास अधिकारी मुकेश चंद्र और अन्य अधिकारियों के साथ जनपद के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर स्थिति का जायजा लिया है। सर्वप्रथम प्रभारी मंत्री शाही ने घाघरा घाट स्थित केंद्रीय जल आयोजन के गेज स्टेशन पहुंचकर नदियों के जल स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त की है। गेज स्टेशन के निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री शाही ने घाघरा घाट स्थित बाढ़ चौकी और चिकित्सा शिविर का निरीक्षण कर बाढ़ पीड़ितों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया है। बाढ़ चौकी पर मौजूद ग्रामवासियों से संवाद करते हुए प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ बाढ़ को लेकर अत्यंत संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री द्वारा तत्काल सभी संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर निर्देश दिया गया है कि तत्काल सभी एहतियाती कदम उठाए जाएं और बाढ़ पीड़ितों की हर संभव सहायता की जाए। वहीं प्रभारी मंत्री श्री शाही ने ग्रामवासियों को आश्वस्त किया है कि आपदा के दौरान प्रदेश सरकार, शासन व प्रशासन आपके साथ है। घाघरा घाट बाढ़ चौकी के निरीक्षण के बाद प्रभारी मंत्री शाही ने तहसील मैसी अंतर्गत ग्राम पूरे सीताराम में स्थापित बाढ़ शरणालय पहुंचकर विधायक सैसी सुरेश्वर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष ब्रजेश पांडे और डीएम और अन्य के साथ कटान प्रभावित लोगों को खाद्यान्न किट का वितरण भी किया है। प्रभारी मंत्री ने राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी लेते हुए जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश भी दिए। बहुत सारी जो सामग्री, मोमबत्ती आदि, ये सब चीज़ें, साबुन, कपड़े का साबुन, नहाने का साबुन, ये सब चीज़ों, डिटॉल, इन सारे चीज़ों की व्यवस्था की गई है जिससे कोई उनको कठिनाई इस बाढ़ के पानी लगने के कारण। मतलब आपकी जानकारी में कितने गांव जलमग्न हैं? बहुत, कोई गांव जलमग्न नहीं है, कुछ मजरे जलमग्न हैं और जिसकी व्यवस्था की जा रही है। 2 घर में ऐसा महल जानकारी दिया है प्रशासन ने, जो बाढ़ के ये जो घाघरा के कटाव के कारण 2 घर जो है वो नदी में समाहित हुए हैं, उनको अलग से उसकी मदद की। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार घट रहा है, जिसके चलते बाढ़ का खतरा तो टल रहा है, लेकिन उनकी मुसीबतें अभी भी कई इलाकों में बाढ़ का पानी भरा हुआ है। मुसीबतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं बाढ़ की मुसीबत झेल रहे लोगों को पानी उतरने के बाद अब गंदगी के चलते गंभीर बीमारियों का डर सताने लगा है। डीएम प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं और अधिकारियों को उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। बाढ़ के बाद छूटी गंदगी से कोई बीमारी ना फैले, इसके लिए हर संभव प्रयास प्रशासन और नगर निगम और स्वास्थ्य महकमे के द्वारा किया जा रहा है। पहाड़ों पर लगातार हो रहे बारिश के चलते बिजनौर में कई नदियां उफान पर हैं, जिसको लेकर दर्जनों गांव में बाढ़ के हालात पैदा हो चुके हैं। वहीं कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बिजनौर में कई गांव में पानी से काफ़ी परेशानी के हालात बने हुए हैं। कई गाँव में 4 से 5 फीट तक पानी बढ़ चुका है। गाँव सराय ईमा में कुछ लोग पैदल अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जा रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ट्रैक्टर ट्रॉली में सफ़र करने पर मजबूर हो गए हैं। नेशनल हाईवे 119 भी रोड पर पानी आने के चलते बंद कर दिया गया है। एसडीएम बिजनौर ने ट्रैक्टर से हाईवे का दौरा किया है और धामपुर मार्ग भी बंद हो चुका है। मंडावर मार्ग, जो कि बिजनौर को हरिद्वार से जोड़ता है, उस पर भी पानी के आने से आवाजाही बंद कर दी गई है। बहरहाल पूरे जिले में नदियों के उफान से पानी आने के चलते कई मार्ग बंद किए जा चुके हैं और लोगों की जिंदगी जैसे कि थम सी गई हो। कुछ गांव में एनडीआरएफ की टीम द्वारा लोगों को निकालने के रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। देखिए, आपको जैसे आप सभी अवगत हैं, यहाँ पे कुछ पानी इस पे एनएच पे आ गया था, तो हमने फ़िलहाल जो है दोनों तरफ बैरिकेडिंग करते हुए यातायात को रोक दिया है उनकी सेफ्टी के पर्पज़ से। अभी फ़िलहाल जो है पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और एक जगह बांधा टूट गया था, तो वहाँ पे भी रिपेयर वर्क चल रहा है, तो वहाँ से और कम हो जाएगा पानी। तो ये कुछ घंटों में मेरे ख्याल से ये पानी सारा यहाँ से रिसाव हो जाएगा। इसके अलावा जो कुछ घर हैं जहाँ पे पानी से लोग प्रभावित हो गए थे, उनको हमने रेस्क्यू करके एक जगह पे उनको शिफ्ट किया है और उनके लिए राहत सामग्री और खाद्य सामग्री का हम अरेंजमेंट करा रहे हैं। अभी उसके जो राहत किट होती है वो आ रही है और फिर हम उनको लाभान्वित करते हुए उसमें आगे कार्रवाई करेंगे। हापुड़ में गंगा नदी का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है। गढ़मुक्तेश्वर खादर क्षेत्र में भी 3 से 4 फीट तक पानी भर चुका है। ऐसे में जनपद हापुड़ के डीएम अभिषेक पांडे गंगा का संभावित बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और साथ ही ग्रामवासियों
को सतर्क रहने, आपात स्थिति में पुलिस प्रशासन को सूचित करने की अपील भी कर रहे हैं। गढ़मुक्तेश्वर खादा क्षेत्र के गांव में संपर्क मार्ग और खेतों में पानी भर चुका है। अधिकारियों ने बाढ़ के हालात को देखते हुए 5 बार चौकियां बनाई हैं। साथ ही जिन गांवों में बाढ़ का अधिक पानी भरा हुआ है उसमें आवागमन के लिए नाव को भी तैनात किया गया है और इसके साथ ही राहत चौकियों पर तैनात अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। अगर गंगा का जल स्तर ज़्यादा बढ़ता है तो जो गांव के लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे उनको वहां से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा जाएगा। देखिए, बाढ़ के दृष्टिगत और प्रशासन की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। लगभग 5 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं, जिनमें से आलमपुर, भगवंतपुर और इनायतपुर, नक्का कुआं मंदिर, पुराना नगर पालिका कार्यालय और ब्रजघाट, ये 5 चौकियों पे सभी कर्मचारी तैनात कर दिए गए हैं और इनको हमें सतर्क कर दिया गया कि कभी भी अगर ऐसी कोई गंभीर स्थिति आती है तो सभी जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको वहाँ पर शिफ्ट किया जाए और स्थानांतरित किया जाए। वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं हैं। सर, जानना चाहेंगे बाढ़ की स्थिति अभी वर्तमान में कैसी है? वर्तमान में तो ऐसा मतलब स्तर वैसे ही जैसे पहले था वैसे ही है। अभी कुछ नया बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। अभी जैसे सूचना मिली है कि बिजनौर वाले बांध से पानी कम होना शुरू हो गया है, तो ये शाम तक यहाँ पर भी कम होना शुरू हो गया है। मुरादाबाद से होकर गुजरने वाली रामगंगा नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर चला गया है और जिस कारण खादर में स्थित दर्जनों गांव की सड़कें नदी के पानी में समा चुकी हैं। अब लोग सड़कों पर आए नदी के पानी को पार करने के लिए बैलगाड़ियों का सहारा ले रहे हैं। कई स्थानों पर तो ग्रामीण अपनी मोटरसाइकिलों को भी बैलगाड़ी में रखकर नदी पार करते हुए देखे जा रहे हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने भी नदी के पास वाले ग्रामीण इलाकों में बोर्ड लगाकर मार्ग बंद होने की सूचना दी है। इसके साथ ही एक निर्माणाधीन पुल की तरफ जाने वाले रास्ते को भी मिट्टी से भरी बोरियों से दीवार बनाकर बंद कर दिया गया है। पुलिस भी अब डूबे इलाकों में जाकर ग्रामीणों को जागरूक कर रही है कि जब तक नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है तब तक कोई भी खुद या अपने पशुओं को लेकर नदी में ना जाए। जल स्तर बढ़ने के बाद आपदा प्रबंधन विभाग की टीम लगातार निगरानी में लगी हुई है। कम से कम 2 दिन हो गए इस पुल की एवरेज कटते हुए। 1 साल से ज़्यादा, जो पहले दूसरी वाली एवरेज कट गई थी, 1 साल से ज़्यादा हो गया। अधिकारी लोग आए, आश्वासन दिया और चले गए, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज क्या हुआ? महिला की मौत हुई है बताया जा रहा है। हाँ जी। कौन से गाँव? वो लोधीपुर बाजू पड़ता हमारी ग्राम पंचायत में। कैसे हुई है? वो खेत पे चारा लेने गई और वहाँ पे पैर फिसल गया उनका। और कुछ लोग जो उधर पास के गाँव पास जंगल है उधर जो लकड़ी काट रहे थे, उन्होंने देखा, उन्होंने शोर मचाया तो गाँव वालों ने शोर सुना और अचानक से गाँव वाले भी भागे, लेकिन उनका कोई पता नहीं मिला अभी तक। सर, हमसे तो यही बताया गया था कोई डूब गया है, आपको पूछना है। सर, जब आप वहाँ पर पहुँचे तो किस तरह की सिचुएशन देखी आपने? सर, पानी बहुत अधिक था, हमारा ट्रक नहीं निकल पाया इधर से। अब हम नाव सुबह स्टीमर अपना वो पुल है ना उसके पास से घेरेंगे। सर, ये तो बता रहे हैं कि थाने वाले बता रहे थे कि बहुत पानी आ गया यहाँ, तो मतलब ये जहाँ पर हमारा ट्रक नहीं पहुँच पा रहा ना, आगे निकल नहीं पा रहा, तो हमारी स्टीमर तो अब कम से कम 2 किलोमीटर आगे बता रहे हैं यहाँ जहाँ पर वो डूबा है, जो बताया उन्होंने। अमेठी के चाणक्यपुरी में बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल गोदाम पर एसडीएम आशीष सिंह और औषधि विभाग की टीम ने धावा बोला है। पहले से सील गोदाम का ताला तोड़ ही अंदर दवाओं का अंबार मिला है। गिनती करने पर करीब 10,05,000 रुपए की दवाइयां बरामद की गई हैं। जांच में 5 तरह की दवाइयां संदिग्ध पाई गई हैं, जिन्हें फौरन प्रयोगशाला भेजा गया है। ये अवैध गोदाम मनीष अग्रहरी के नाम से संचालित किया जा रहा था, जहां बिना औषधि लाइसेंस के लंबे समय से दवाओं का भंडारण किया जा रहा था। सूत्रों के मुताबिक मामला जन सुनवाई पोर्टल पर दर्ज शिकायत के बाद में सामने आया है। उप जिलाधिकारी महोदय ने सील किया था और ड्रग इंस्पेक्टर की स्थिति में, तो आज उनके सामने उन्होंने सील खोला और इंस्पेक्शन किया गया और इंस्पेक्शन के बाद जो है काफ़ी मात्रा में दवाएं यहाँ भंडारित मिली, जो कि बिना लाइसेंस के संचालित था। और श्री मनीष कुमार अग्रहरी जो इसके संचालक थे और करीब 5 संदिग्ध नमूने जो है वो जांच एवं विश्लेषण के लिए भेजे गए हैं और 10,05,000 की लगभग दवाएं जो है वो अमरोहा पुलिस ने वाहन चोरी गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो फेसबुक मार्केट प्लेस के जरिए पहले गाड़ियां बेचते थे और फिर दूसरी चाबी से वही वाहन चोरी कर दोबारा बेच देते थे। एसपी अमित कुमार आनंद ने खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस टीम की कार्यवाही में इस गिरोह के 5 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके से चोरी की गई मारुति स्विफ्ट कार और उसके दस्तावेज, चाबी, मोबाइल फोन आदि बरामद किए गए हैं।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे सोशल मीडिया पर ग्राहकों को सस्ते दाम पर गाड़ी बेचने का लालच देते थे और फिर फर्जी आधार कार्ड और स्कैन की गई फोटो से नोटरी कराकर वाहन ट्रांसफर का झांसा देते थे। गाड़ी की एक चाबी अपने पास रखते थे और सौदा होने के बाद ग्राहक का पीछा कर मौका पार कर उसकी चाबी से गाड़ी चुरा लेते थे और पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर इस गैंग को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। यह गैंग पहले से भी कई जिलों में इसी तरह की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। आरोपी के खिलाफ करीब 20 मुकदमे दर्ज हैं। ग्रेटर नोएडा में ट्रक ट्रांसपोर्ट यूनियन ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ हल्ला बोला है। ट्रांसपोर्ट यूनियन बाहर से आने वाले ओवरलोड वाहनों के खिलाफ अब शरकत में आ गया है और ट्रांसपोर्ट यूनियन सिरसा टोल प्लाजा के पास किया गया ये जोरदार प्रदर्शन। ट्रांसपोर्ट यूनियन ने ट्रक इकट्ठा करके परिवहन विभाग पर कार्यवाही न करने का आरोप लगाया है। आरोप है कि परिवहन विभाग पर बाहरी ओवरलोड वाहनों का ये शय देता है। ट्रांसपोर्ट यूनियन प्रदर्शन बाहरी ओवरलोड वाहनों पर कार्यवाही की मांग कर रहा है। बिना नंबर प्लेट के चल रहे भारी वाहनों पर कार्यवाही की मांग की जा रही है। इस प्रदर्शन में तस्वीरें आपके सामने। मांग पूरी ना होने तक धरना जारी रहेगा, ऐसा उनका कहना है। योगी तुमसे बैर नहीं, योगी तुमसे बैर नहीं। अबे दुगाई बंद करो। ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद, ट्रांसपोर्टर एकता जिंदाबाद। पीलीभीत में रोडवेज कर्मचारी डग्गामार और अवैध वाहनों के खिलाफ उग्र विरोध करते हुए देखे जा रहे हैं। रोडवेज कर्मचारियों ने अवैध रूप से संचालित डग्गामार इको वाहन के खिलाफ स्वयं कार्यवाही करते हुए करीब 20 गाड़ियों को जब्त कर रोडवेज डिपो परिसर में खड़ा कर दिया है। ये घटना न सिर्फ सरकारी वाहनों सेवाओं की अनदेखी को उजागर करती है, बल्कि स्थानीय प्रशासन और परिवहन विभाग की लापरवाही पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है। पीलीभीत कर्मचारियों की कार्यवाही से मचा हड़कंप। कर्मचारियों का आरोप है कि पलिया से लेकर बरेली तक कई रूटों पर अवैध गाड़ियां बिना किसी वैध परमिट और फिटनेस के धड़ल्ले से चल रही हैं। इससे रोडवेज की आय में भारी गिरावट आई है और यात्रियों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ चुकी है। यात्रियों की जान को भी गंभीर खतरे में डालने जैसा अब माहौल बन गया है। ओवरलोड वाहन दुर्घटनाओं की सबसे बड़ी वजह बनते हैं। बलरामपुर में सरयू नहर में लोगों ने पानी की सतह पर एक गंगा डॉल्फिन को गोते लगाते हुए देखा है। ये दृश्य पूरे क्षेत्र के लिए आश्चर्य और रोमांच का विषय बन चुका है। बड़ी संख्या में ग्रामीण नहर के किनारे एकत्र हो गए और इस दुर्लभ जीव को देखने के लिए उत्सुक नजर आए। डॉल्फिन की मौजूदगी की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई और मौके पर देखते ही देखते भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इस अनोखे नज़ारे को देखा। बरेली में पुलिस की 2 वांछित इनामी बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई है। बदमाशों को मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की जवाबी कार्यवाही में दोनों के पैरों में गोली लगी है। इनके पास से एक लूटी हुई सोने की चेन, 45,000 रुपए नकद और 2 तमंचे और जिंदा कारतूस और घटना में प्रयुक्त चोरी की मोटरसाइकिल को बरामद किया गया है। आरोपियों की पहचान जनपद बरेली निवासी के रूप में हुई है। दोनों पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। दो संदिग्ध युवक जो कि बाइक से जा रहे थे, उन्हें थाना प्रेमनगर पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो वह रुके नहीं, अपनी बाइक भगाने लगे। पुलिस द्वारा जब उनका पीछा किया गया तो उन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में दोनों युवकों को गोली लगी है, जिन्हें चंपत राय की बगिया के पास से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है। इस्लाम जो कि मोहल्ला बानखाना थाना प्रेमनगर का रहने वाला बताया है। ये दोनों ही 25-25 हज़ार के इनामी बदमाश हैं तथा इन्होंने हाल ही में थाना क्षेत्र में 2 लूट की घटनाएं कारित करना बताया है। इनके कब्जे से 2 अदद तमंचा में जिंदा कारतूस, खोखा कारतूस, लूट की हुई पीली धातु की चेन तथा 45,000 रुपये नगद तथा घटना में प्रयुक्त काली स्प्लेंडर बाइक बरामद की गई है। इनका आपराधिक इतिहास 5 से 6 मुकदमों का भी है। थाना हाजा में सुसंगत धाराओं पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है तथा अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
देवरिया का एसएसपीएल इंटर कॉलेज इन दिनों ड्यूटी से गायब रहने वाले शिक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार की वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। ड्यूटी से रहस्यमय तरीके से गायब रहने वाले शिक्षक डॉक्टर अरविंद कुमार शुक्ला को लेकर कॉलेज में महाभारत छिड़ी हुई है। जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत के बाद जब जांच हुई तो प्रधानाचार्य ने लापरवाह बताए जा रहे शिक्षक को क्लीन चिट दे दी। शिकायतकर्ता शिक्षक देवदत्त तिवारी भड़क उठे। वे सीधा देवरिया DIOS के दफ्तर पहुंचे और लिखित शिकायत सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने शिक्षक के साथ ही उनका बचाव अभियान चलाने वाले प्रधानाचार्य की भूमिका की जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग भी की है। हमारी मांग ये है कि मैंने भी पहले पत्रक दिया हुआ था और उस पर जो प्रधानाचार्य की टिप्पणी आई हुई है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो उनकी लोकेशन शो हो रही है उनके फेसबुक पर, उनकी उपस्थित पंजिका से उसको टैली करके और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करा करके इस पर निर्णय लिया जाए। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है मैं इसको ये करा रहा हूँ और उन्होंने भी आश्वासन दिया है। माननीय जिलाधिकारी महोदया ने भी मुझे आश्वासन दिया है। मैं कल ही उनको मिल करके ही पत्रक दे करके आया। गाजीपुर में त्योहारों के मद्देनजर FSDA की टीम ने छापेमारी की है। विभाग की टीम ने सहायक आयुक्त की मौजूदगी में शहर का महुआ बाग स्थित मिष्ठान भंडार पर छापेमारी की है, जहां SFDA की टीम ने जांच पड़ताल की है। इस दौरान विभागीय टीम ने मिठाइयों के 5 सैंपल और नमकीन के 2 सैंपल भी सीज किए हैं। जिलाधिकारी वित्त राजस्व महोदय का आदेश पर जो है टीम द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इनके यहाँ साथ 5 नमूने भरे गए हैं, जिसमें एक राजकमल मिठाई है, बेसन का लड्डू है, बेसन है और लौकी बर्फी है। इस तरह से लगभग 5 नमूने इनके यहाँ संग्रह किए जा रहे हैं। पूर्व में भी जो है 2 दिनों में जो है 20 नमूने संग्रह किए गए हैं। नमूने जांच से जो है लखनऊ भेजे जाएंगे और शासन का स्पष्ट निर्देश है कि चाहे छोटा हो या बड़ा हो सबके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, जिससे जनता का जो है एवं जनमानस को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके। इस तरह से मतलब जो शिकायतें मिलती हैं वो जाहिर नहीं की जाती। बड़े प्रतिष्ठान है तो शिकायतें भी होती रहती है और दूसरा एक विभाग का नैतिक कर्तव्य है कि बड़े लोग लखनऊ के आशियाना में बंद घरों में चोरी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले को 4 को गिरफ्तार किया है और ये गिरोह ऐसे घरों को निशाना बनाते थे जिनमें ताला लगा हुआ होता था और घर के लोग बाहर गए हुए होते थे। ये आरोपी वहां ताला तोड़कर नकदी और ज्वेलरी व अन्य कीमती सामान लेकर भाग जाते थे। चौंकाने वाली बात यह है कि गिरोह के लोग इंस्टाग्राम पर ग्रुप 99 के जरिए आपस में जुड़कर वारदातों को अंजाम दिया करते थे। महोबा में ऐतिहासिक कजली मेला का शुभारंभ आगामी 10 अगस्त से होने जा रहा है। लाखों की तादाद में आकर लोग कजली मेला का आनंद उठाते हैं। कजली मेला 1 सप्ताह तक चलता है, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रमों सहित अन्य प्रतियोगियों का भी आयोजन किया जाता है। और चित्रकूट धाम मंडल बांदा के कमिश्नर DIG ने मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया है। मेला स्थल का स्थलीय निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा भी लिया गया है। जिम्मेदारों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। और DIG साहब आए उधर से और यहाँ पर मेलों की तैयारियों पर पहले बैठक ली गई और उसमें समीक्षा की गई तैयारियों के बारे में। तो जो तैयारियों को देखा गया और जो कुछ कमियां थी उसके बारे में इनको बता दिया, उनको दुरुस्त कर लिया जाएगा। और इस मेले का जो स्थलीय निरीक्षण भी किया गया। DIG साहब ने भी सुरक्षा के बारे में DM हमारे और SP को बता दिया गया कि क्या क्या मतलब चीजें और होनी चाहिए। तो उस सबको इनको निर्देशित कर दिया गया है कि ताकि जो मेला 10 तारीख से प्रारंभ होने वाला है। मेरठ में ऑपरेशन अल्कोहल के तहत नशे के खिलाफ मेरठ पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर खुले और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के विरुद्ध विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया है। इस अभियान के दौरान नगर क्षेत्र के कुल 127 स्थानों का सघन चेकिंग किया गया है। चेकिंग के दौरान 408 लोग सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए पकड़े गए हैं। इनमें से 267 व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की गई, जबकि 272 लोगों को सख्त चेतावनी देकर छोड़ दिया गया है। ये कलयुग है या घोर कलयुग, जहां पवित्र रिश्ते की वासना की भेंट चढ़ रहे हैं। मां सम्मान, सगी चाची
ने अपने प्रेम जाल में अपने सगे भतीजे को ऐसा फंसाया है कि वह उसके प्रेम में पागल हो गई और जब समाज ने उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं किया तो जहर खाकर उसने जान दे दी। घटना है रामपुर के मिलक खानम थाना क्षेत्र की, जहां एक युवक ने अपनी सगी चाची के प्रेम में इतना अंधा हो गया कि इस पवित्र रिश्ते को भी उसने प्रेम और वासना का रिश्ता बना डाला, जिसका अंजाम उसकी मौत तक जा पहुंचा। अब उसके माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, जो उसकी मौत के लिए सगी चाची को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गुरुवार शाम को मिस टीन अर्थ 2025 की 11 देशों की फाइनलिस्ट जब दुनिया के अजूबों में शुमार ताजमहल की दीदार करने को पहुंची तो भीड़ देखते हुए बन रही थी। स्पेन, मैक्सिको, फिलीपींस, भारत, नेपाल, नीदरलैंड्स, वियतनाम, कनाडा, कंबोडिया और क्यूबा और श्रीलंका से आई सुंदरियों ने जब सफ़ेद संगमरमर के इस प्रेम प्रतीक को देखा तो सबके मुंह से एक ही आवाज़ आई, अमेजिंग, वंडरफुल, वाह ताज। ताजमहल के मुख्य द्वार से एंट्री करते ही पर्यटकों की नज़र जब मिस टीन अर्थ की प्रतिभागियों पर पड़ी तो सेल्फी लेने की होड़ सी लग गई और भीड़ में हर कोई उन्हें कैमरे में कैद करना चाहता था। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।